जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री के लेसन 5 का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अभी उत्तराखंड के राजवंश पढ़ रहे थे, तो आइए उसमें आगे चलते हैं। हमने कृतपुर राज्य तक पढ़ा था। छठी सदी के स्टार्टिंग में क्या होता है, कृतपुर राज्य पे नागवंश का आधिपत्य हो जाता है और उत्तराखंड में वो नागवंश की स्थापना कर देते हैं। तो आइए हम नागवंश को पढ़ते हैं। नागवंश नागवंश ने छठी सदी में क्या कर लिया था, उत्तराखंड पे कब्जा कर लिया था और नागवंश की नींव डाल दी थी। नागवंश की जानकारी के दो स्रोत हैं। पहला है नाग मंदिर। नाग मंदिर कई सारे हैं, बासुकी नाग, धौली नाग और पिंगल नाग और बेरी नाग। इसमें सबसे जो फेमस नाग मंदिर है वो है बेरी नाग मंदिर। बेरी नाग मंदिर, और ये पड़ता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ में ये पड़ता है। और दूसरा हमारे पास जो इसका सोर्स है वो है गोपेश्वर का त्रिशूल लेक। गोपेश्वर का त्रिशूल लेक, एक त्रिशूल है, त्रिशूल पे लेख लिखा गया है और ये लिखा है गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में। रुद्र शिव मंदिर में ये जो लेख है इसको छठी सदी में, इस लेख के बारे में पढ़ते हैं। छठी सदी राजा नागपति नाग ने लिखवाया। राइट, इसमें उसने 4 राजाओं के नाम अंकित किए गए हैं। पहला विभुनाग, अंशुनाग, स्कंदनाग और गणपति नाग। इन 4 राजाओं के भी उसने इसमें नाम लिखे हैं। नागवंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था गणपति नाग। गणपति नाग ने यमुना घाटी से यदुओं का अस्तित्व मिटा दिया था। इसने क्या किया, यदुओं को भगा दिया था उत्तराखंड से। उत्तराखंड से यदुओं को भगाने का कार्य किसने किया, गणपति नाग ने। बहुत ही प्रतापी राजा था नागवंश का। इसका एक रुद्र हिमालय अभिलेख मिला है। रुद्र हिमालय अभिलेख किसका है, रुद्र हिमालय अभिलेख गणपति नाग का, और ये है गोपेश्वर में, गोपेश्वर चमोली में। राइट, बस इतना ही पढ़ना है हमने नागवंश में। देखिए, नागवंश की स्थापना कब हुई थी, छठी सदी में उसने उत्तराखंड में नागवंश स्थापित कर दिया था इन्होंने। नागवंश की पुष्टि करते हैं नाग मंदिर, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है बेरी नाग मंदिर जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दूसरा गोपेश्वर का त्रिशूल लेक, ये है गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में। इसको छठी सदी में बनाया था नागपति नाग ने। इसमें उसने 4 नाग राजाओं के नाम अंकित किए हैं, विभुनाग, अंशुनाग, स्कंदनाग और गणपति नाग। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में इन 4 राजाओं के नाम है। नागवंश का सबसे प्रतापी राजा था गणपति नाग। गणपति नाग ने यमुना घाटी से यदुओं का विनाश किया था। यदु वंश का अंत किसने किया था, गणपति नाग ने। और इसका रुद्र हिमालय अभिलेख है गोपेश्वर में। ठीक, बाकी आगे हम ये त्रिशूल लेख एक बार अच्छी तरह पढ़ाएंगे। इसमें आगे फिर एक पश्चिमी नेपाल का राजा अशोक चल रहा आता है, वो भी इसमें लिखवाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस नागवंश में इतना है, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद छठी सदी के लास्ट में जब छठी सदी खत्म होने को आती है तो उस समय क्या होता है, नागवंश पड़ जाता है कमजोर। तो उसका फायदा उठाते हैं कन्नौज के मौखरी लोग और उत्तराखंड में मौखरी वंश अपना कब्जा जमा लेता है। इसके बाद आता है मौखरी वंश। मौखरी वंश उत्तराखंड का वंश नहीं, ये था यूपी के कन्नौज का।
इनकी राजधानी थी यूपी कन्नौज यूपी में। इस वंश ने इधर कुछ टाइम पे शासन किया और इस वंश का जो लास्ट राजा था वो था ग्रहवर्मा। इसकी हो जाती है हत्या। जब इसकी हत्या होती है तो इसके राज्य को बचाने और इसको संभालने इसका साला आता है। इसका साला हर्षवर्धन इसके क्षेत्र को और अपने क्षेत्र को सब मिला लेता है और इस क्षेत्र में अपना राज चलाता है। तो हर्षवर्धन आता है, तो हर्षवर्धन का होता है वर्धन वंश, थानेश्वर का वर्धन वंश। तो इसके बाद जब मौखरी वंश खत्म हो जाता है, मौखरी वंश के बाद यहाँ जब कौन सा वंश आता है, वर्धन वंश, यानी इसको हम बोलेंगे थानेश्वर का। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर इनकी राजधानी थी वर्धन वंश की। वर्धन वंश। और इस वंश में भी कब हुआ था शासन, जब हर्ष के टाइम पे हर्षवर्धन ने इस क्षेत्र को अपने अंदर ऑक्युपाइड कर लिया था। तो क्या हुआ, हर्षवर्धन ने इस क्षेत्र को किस में रखा, कन्याकुब्ज राज्य में। कन्याकुब्ज राज्य, इस क्षेत्र को उसने कन्याकुब्ज राज्य में रखा और इस कन्याकुब्ज राज्य के अंडर में आते थे ब्रह्मपुर, ये सब कन्याकुब्ज राज्य के अंडर में थे। शत्रुघ्न और गोविषाण, ये कन्याकुब्ज राज्य के डिस्ट्रिक्ट मान लो, ठीक। ये थे, ये इसके अंदर आते थे। हर्षवर्धन के टाइम पे जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री आया था। तो वो उत्तराखंड आता है, असली में वो गंगा नदी में नहाने आता है, गंगा स्नान करने आता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। तो 634 ईस्वी में ह्वेनसांग कहाँ आता है, उत्तराखंड आता है। ह्वेनसांग जब उत्तराखंड आता है तो उत्तराखंड को बोलता है पोली हीमो पोलो, ये वो बोलता है उत्तराखंड के लिए। और हरिद्वार को बोलता है मयूलो, गंगा को बोलता है महाभद्रा। गंगा को क्या कहा उसने, महाभद्रा। और महाभद्रा यानी गंगा की जो माप बताता है, गंगा का कितना क्षेत्रफल है उसको बताता है 20 ली। ये चीनी माप है। 20 ली क्या बताता है, गंगा का क्षेत्रफल बताता है। ये पोली हिमोपोलो का अर्थ होता है ब्रह्मपुर। और मयूलो का अर्थ होता है मयूरपुर। इन दोनों का जो अर्थ निकालने का काम किया है, इन अर्थों को बताया है कनिंघम ने। किसने बताया, कनिंघम ने। क्वेश्चन आ सकता है कि पोली हिमोपोलो का अर्थ ब्रह्मपुर या मयूलो का अर्थ मयूरपुर, किसने कहा, कनिंघम के द्वारा बताए गए अर्थ हैं और इनका अर्थ यही होता है। तो अब क्या होता है, इसके बाद जब 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु आती है, 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु आती है, तो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत में एक राजनीतिक शून्यता का माहौल हो जाता है, यानी राजनीतिक अराजकता फैल जाती है। और हर छोटा छोटा कोई भी राजा पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपना क्षेत्र कब्जा लेते हैं। और भारत का जो संपूर्ण भारत, मतलब अखंड भारत अखंड नहीं रहता और टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। तो ये जो कन्याकुब्ज राज्य, हमने उत्तराखंड पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है, कन्याकुब्ज राज्य भी इन 3 भागों में टूट जाता है, ब्रह्मपुर, गोविषाण और शत्रुघ्न और गोविषाण में। इनमें जो सबसे पावरफुल जो राज्य होता है ब्रह्मपुर। ये सबसे
पावरफुल होता है, और इसमें पौरवों का राज्य होता है। पौरव वंश के लोग इसमें राज्य करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुर राज्य को। 647 AD हर्ष की मृत्यु के बाद क्या आ जाता है यहाँ, ब्रह्मपुर राज्य, शत्रुघ्न राज्य और गोविशान, 3 अलग अलग राज्य आते हैं। ठीक, अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले बारी करते हैं ब्रह्मपुर राज्य से। ब्रह्मपुर राज्य, इसको पर्वताकार राज्य भी बोलते हैं, या पौरव वंश, पौरव वंश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है, इन तीनों जो तीनों राज्य टूटे थे उनमें से सबसे पावरफुल क्या होता है, ब्रह्मपुर या पौरव वंश। पौरव वंश की जानकारी के जो स्रोत है, पौरव वंश की जानकारी के स्रोत क्या है, ताम्रलेख, ताम्रलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। और इसमें सबसे प्रमुख जो ताम्रलेख आता है वो आता है तालेश्वर ताम्रलेख, तालेश्वर ताम्रलेख या ताम्रपत्र, और ये पड़ता है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। तालेश्वर जो ताम्रपत्र है, एक ताम्रपत्र नहीं, वहां कई सारे ताम्रपत्र हैं। ये बने हैं तांबे के और अष्ट धातु के। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश के राजाओं के बारे में जानकारी दे रखी है। इसमें बताया है कि यहाँ कितने राजा हैं, क्या राजा हैं, किसमें कितने राजा हुए, क्या इन्होंने कार्य किए। तो इस ताम्रपत्र में जो राजाओं के नाम अंकित हैं, पौरव वंश के राजाओं के जो तालेश्वर नाम ताम्रपत्र में नाम अंकित है, वो है, पहला नाम आता है विष्णुवर्मन, विष्णुवर्मन प्रथम। दूसरा नाम आता है वृषवर्मन, तीसरा नाम आता है अग्निवर्मन, चौथा नाम आता है द्युतिवर्मन, और फिर नाम आता है विष्णुवर्मन द्वितीय। विष्णुवर्मन प्रथम संस्थापक था किसका, ब्रह्मपुर या पर्वताकार राज्य का संस्थापक। इसने स्थापना कर रखी थी इस वंश की। वृषवर्मन इस राज्य का दूसरा राजा था। अग्निवर्मन ने क्या किया, पर्वताकार जो राज्य के जो राजा थे उनमें सबसे बड़ी उनकी उपाधि थी महाराजाधिराज परम भट्टारक। तो उस उपाधि को लेने वाला प्रथम राजा कौन था, अग्निवर्मन। इसने कौन सी उपाधि ली, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि ली इसने। परम भट्टारक, इस उपाधि को लेने वाला ये फर्स्ट राजा था। द्युतिवर्मन इसके बाद अगला राजा बना, फिर राजा बना विष्णुवर्मन, ये था लास्ट राजा इस वंश का। इन पांचों राजाओं में से केवल इन दोनों ने, आप ध्यान रखना, इन दोनों ने ताम्रपत्र लिखवाए। ताम्रपत्र जो लिखवा रखे हैं वो केवल इन दोनों ने लिखवा रखे, इन दोनों ने नहीं लिखवा रखे। आप इस बात का याद रखना। पौरव वंश के बारे में और आगे बढ़ते हैं। पौरव वंश के जो कुल देवता थे, कुल देवता वो थे वीरणेश्वर स्वामी, वीरणेश्वर स्वामी या वीरणेश्वर महादेव। पौरव वंश के लोग कोट कहते थे, कोट निवास स्थल को। कोट का मतलब होता था निवास स्थल। निवास स्थल को क्या कहा जाता था, कोट। भूमि
भूमि की बात करते हैं तो भूमि यहाँ पर दो प्रकार की थी, एक केदार भूमि और एक सारी भूमि। केदार भूमि थी सिंचित भूमि, सिंचित भूमि या इसको हम बोल सकते हैं तलाव भूमि। इसको क्या बोला जाता था? केदार भूमि। सारी भूमि बोलते थे असिंचित, असिंचित या उपराऊ भूमि। आय का जो मुख्य स्रोत था वो था भू राजस्व, यानी टैक्स, मतलब भू राजस्व यानी टैक्स। टैक्स क्या था? आय का मुख्य स्रोत। तो भू राजस्व टैक्स को क्या बोलते थे? भाग, भाग बोला जाता था भू राजस्व को। भाग लिया जाता था उपज का 1/6 भाग, यानी उपज का 1/6 हिस्सा भाग के रूप में लिया जाता था। ये क्या था? भू राजस्व था, टैक्स था इसमें। ठीक, ये रहा ब्रह्मपुर राज्य। उसके बाद आगे बात करते हैं हम अपना अगला शत्रुघ्न राज्य के बारे में। शत्रुघ्न राज्य और उसके बाद आता है गोविषाण। शत्रुघ्न राज्य में आता था हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का इलाका तथा कुछ हिस्सा इसमें आता था गढ़वाल का। ये जो इलाका था छोड़ के शत्रुघ्न राज्य बनता था। ये किसने बोला इतना? ये कनिंघम ने बताया था। और जो गोविषाण था, गोविषाण आपको पता है काशीपुर का पुराना नाम था। गोविषाण राज्य क्या था? काशीपुर का पुराना नाम। लेकिन कनिंघम के अनुसार इसमें काशीपुर के साथ साथ रामपुर प्लस पीलीभीत भी थे। पीलीभीत इन तीनों राज्यों में से सबसे इंपोर्टेंट राज्य आता है पर्वताकार, और पूछा भी उसी के बारे में आता है। गोविषाण से आपसे पूछ भी लेगा तो इतना ही पूछेगा, काशीपुर का पुराना नाम क्या था? गोविषाण का नया नाम क्या है? काशीपुर। बस इतना ही है, इतना आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इतने कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। बस अब हमारे छोटे मोटे जितने भी राजवंश थे खत्म हो गए हैं। अब अगले लेसन में हम स्टार्ट करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। अब बड़े राजवंशों की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास आप यहाँ पर समाप्त।